Hello everyone. Today I am going to discuss components of ER diagram. यहाँ पर जो components आप देख रहे हैं इनको मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था. इनसे रिलेटेड एक एक पॉइंट्स भी आपसे डिस्कस किए थे. आज हम इनको डेप्थ में समझेंगे. एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स. तो यहाँ पर अगर हम एंटिटीज की बात करें तो एंटिटी देखिएगा. एंटिटी हम किसे कहते हैं? एंटिटीज को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं और एक और एंटिटी होती है, कई बारी उसको भी डिफाइन किया जाता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी. हालांकि अलग से स्ट्रॉन्ग एंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एंटिटी है यहाँ पर उसको ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो वीक एंटिटी होगी उसको तो अलग से डिस्क्राइब किया ही जाएगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटिटी की कि एंटिटी क्या होता है. तो जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसको हम एंटिटी कहते हैं. जैसे कोई भी पर्सन हो गया, कस्टमर हो गया, पेशेंट हो गया, कार हो गया, बैंक हो गई, इन सारी चीज़ों को हम एंटिटी कहते हैं. और टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें, एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन और एन इवेंट विच स्टोर्स डेटा इन द डेटाबेस. तो सिंपली यू कैन से जिसका भी एग्जिस्टेंस है उसको एंटिटी कह दो. ठीक है. और एंटिटीज को जो मैंने जिस तरह से रेक्टेंगल में डिफाइन किया है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में ही डिफाइन करते हैं. लेकिन जो वीक एंटिटी है उसको डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिफाइन करते हैं. तो इसको समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है अभी मैंने आपको बताई, एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है. फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पर मेन पॉइंट है क्योंकि जो भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो लाइक पर्सन, कार, हाउस, एम्प्लॉय, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसलिए इनको हम एंटिटी कह रहे हैं. लेकिन ज़रा सेकंड पॉइंट देखिएगा. सेकंड पॉइंट में कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस है उनको भी हम एंटिटी में कंसीडर करते हैं. ठीक है. जैसे कंपनी, जॉब, यूनिवर्सिटी, कोर्स. ठीक है. यूनिवर्सिटी कोर्स. तो अगर यहाँ पर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स क्या फिजिकली एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. क्या कभी हम ऐसे कहते हैं कि चलो शॉप से कोर्स परचेज कर लाते हैं? नहीं, ऐसे हम नहीं कहते. लेकिन फिर भी कोर्स एग्जिस्ट करता है. कैसे? क्योंकि कोर्स के अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. जैसे कोर्स आईडी, कोर्स नेम. ठीक है. तो कोर्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. तो कोर्स और इस तरह के अदर जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको एंटिटी बोलते हैं. ठीक है. इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटिटी सेट. तो अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंटिटी. लेकिन कई सारे पर्सन्स की बात करेंगे जिसमें कि सिमिलर एट्रीब्यूट्स होंगे तो उनको एंटिटी सेट कहते हैं. जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखिएगा. सिंगल कस्टमर ऑफ बैंक नोन एज एंटिटी एंड ऑल कस्टमर्स ऑफ सेम बैंक नोन एज एंटिटी सेट. ठीक है. तो मेरे ख्याल से अब एंटिटी सेट आपको क्लियर हो गया होगा. एंटिटी सेट में आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, सेम टाइप की एंटिटीज होती हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं वीक एंटिटी की. वीक एंटिटी क्या होती है? जो किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है, या फिर आप कह सकते हैं जिसका एग्जिस्टेंस दूसरी एंटिटी पे डिपेंडेंट है. जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो बैंक है, बैंक एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और बैंक अकाउंट एक वीक एंटिटी है. क्यों? क्योंकि अगर बैंक एग्जिस्ट करती है तो बैंक अकाउंट होगा, अदरवाइज बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसके ऑपोजिट देख लीजिए. अगर बैंक अकाउंट है तो ही क्या बैंक रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बैंक अकाउंट हो या फिर ना हो, बैंक फिर भी एग्जिस्ट करेगी. राइट. तो वीक एंटिटी कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स and relies on the relationship with other entity is called weak entity. Right? और दूसरा एक पॉइंट और आगे चल के आप देखोगे कि मैंने आपसे इनके पहले वीडियोस में बात की थी कि जब भी हम कोई टेबल डिफाइन करते हैं
या डेटा मेंटेन करते हैं उसको स्टोर करने के लिए एक की का यूज़ करते हैं। की एट्रीब्यूट होता है जिससे हम पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। जैसे आप भी समझ सकते हैं कि स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होता है, एक यूनिक आईडी होती है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। आगे चल के आप देखोगे, आप क्रिएट करोगे टेबल्स, उसमें हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसकी अपनी एक प्राइमरी की होती है, जबकि जो वीक एंटिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है या फिर फॉरेन की एट्रीब्यूट यूज करती है, राइट। और वीक एंटिटी का एक ये भी एट्रीब्यूट होता है कि इसको हम डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बैंक अकाउंट आप देख रहे हैं, इसको डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है, तो ये वीक एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वीक एंटिटी, और जो बैंक है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये हो गई एंटिटीज। अब मेरे ख्याल से आपको एंटिटी क्लियर हो गई होगी कि एंटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी बुक की बात करें तो क्या बुक एक एंटिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुक की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। बुक नंबर होगा, बुक नेम होगा, बुक पेजेस होंगे, बुक ऑथर होगा, तो बुक भी एक एंटिटी हो सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है ईआर डायग्राम का। एट्रीब्यूट्स में जैसे अगर हम किसी एंटिटी की बात कर रहे हैं तो एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट लेकर चलते हैं। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है एंटिटी, ठीक है, या फिर एक एंटिटी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? जो ऊपर एग्जाम्पल में लिखी हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, यही हो सकती हैं। तो मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ हो गए, यहाँ पर एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरह से हम प्रेजेंट करते हैं कि जो एंटिटी होती है वो रेक्टेंगल बॉक्स में लिखा हुआ है, और जो ओवल शेप्स यूज़ किया है उसको एट्रीब्यूट्स उसमें डिफाइन करते हैं। तो ये एक एंटिटी है और इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओवल और एलिप्स से डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट टाइप्स की। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं की एट्रीब्यूट। की बात अभी मैंने की थी कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिससे हम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसको की एट्रीब्यूट बोलते हैं। आप कह सकते हैं हम यहाँ पर प्राइमरी की ही बात कर रहे हैं। जैसे अगर आधार कार्ड की हम बात करें, जो हमारे आधार कार्ड होते हैं तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्सन को। तो इसी तरह से जब आप देखोगे हम टेबल्स डिज़ाइन करेंगे, ईआर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको एक की डिफाइन करना होगा। जैसे अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट के लिए की क्या होगा? स्टूडेंट अगर एंटिटी है तो इसमें की एट्रीब्यूट होगा उसका रोल नंबर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये रोल नंबर है और इसके नीचे यहाँ पर लाइन मार्क करते हैं। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये की एट्रीब्यूट है, एक तरह से प्राइमरी की है। ठीक है, अंडरलाइन लाइन से डिफाइन करते हैं। तो ये की एट्रीब्यूट हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की। देखिए, नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट मीन्स कुछ मिला हुआ एट्रीब्यूट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन एट्रीब्यूट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल एट्रीब्यूट्स is called a composite attribute। ठीक है, तो composite attribute में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? लाइक अगर हम स्टूडेंट एंटिटी लेते हैं तो स्टूडेंट में अगर स्टूडेंट के नेम की बात करें तो आपने कई बार देखा होगा फॉर्म फिल करते हुए नेम्स में भी कई सब एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम।
इस तरह से हमें एंट्रीज करनी होती हैं। तो देखिए नेम एक एट्रीब्यूट तो है, लेकिन वो सिंपल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए जो नेम होगा उसको कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कई सारे सिंपल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है। ये हो गया कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। अब अगर हम बात करें कॉम्पोजिट के ऑपोजिट जो आप देख रहे हैं सिंपल एट्रीब्यूट की, तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है? सिंपल एट्रीब्यूट को ही कई बारी हम बोलते हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट। एटॉमिक का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट। जैसे कॉम्पोजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं, या फिर वो सब एट्रीब्यूट्स का एक तरह से कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन एटॉमिक एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट के रेफरेंस में ही देखें जेंडर, तो क्या आप जेंडर को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेल है तो एम, फीमेल है तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो जेंडर इस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें रोल नंबर, तो रोल नंबर अगर सिंगल डिजिट का है, मान लीजिए 8 है रोल नंबर, या फिर 12 है, कहने का मतलब न्यूमेरिक है, तो भी उसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो रोल नंबर भी एक एटॉमिक एट्रीब्यूट होगा। तो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? जिसके सब एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं, दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नेम से ही क्लियर हो रहा है, जिसकी कई सारी वैल्यूज हो सकती हों, ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक, अब अगर हम स्टूडेंट को ही एज अ एग्जाम्पल लेकर चलें तो उसमें कौन सा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड होगा? क्या स्टूडेंट का रोल नंबर मल्टी वैल्यूड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा, एक रोल नंबर होगा, यूनिक होगा। तो फिर दूसरा क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसी तरह से अगर हम ईमेल आईडी की बात करें, तो कई बारी ईमेल आईडी भी लोगों के पास एक से ज़्यादा होती है, 2 ईमेल आईडी होती हैं, 3 होती हैं, कोई प्रोफेशनल होती है, पर्सनल होती है, इस तरह से कई सारी ईमेल आईडीज होती हैं। तो जो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल ओवल से, ऐसे डबल एलिप्स से डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एन एट्रीब्यूट विच कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी known as multi-valued attributes। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके ऑपोजिट अगर हम सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें, जस्ट अ मिनट, सिंगल एट्रीब्यूट, भाई मल्टी वैल्यूड अगर आपने समझ लिया है तो सिंगल भी समझ में आ जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, राइट? अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो क्या मल्टी वैल्यूड है ये? बिल्कुल भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होगी। तो सिंगल एट्रीब्यूट मीन्स जो एक ही एग्जिस्ट करता है, उसको सिंगल एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे आप देख रहे हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव हुआ हो उसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं, या फिर आप सीधी सी लैंग्वेज में कह सकते हैं जो दूसरे एट्रीब्यूट से आया हो, जो वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट से आ रही हो, उसको हम डिराइव्ड बोलते हैं, डिराइव्ड वैल्यू, डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट कंसीडर करते हैं, आपने स्टूडेंट के रेफरेंस में एक एट्रीब्यूट मेंटेन किया है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये एट्रीब्यूट आप ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं। क्या अब आपको एज मेंटेन करने की ज़रूरत है? अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है तो हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक्चुअली जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसको डैश्ड ओवल शेप में डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा इसमें
ठीक से ओवल शेप नहीं आया है, आप समझ लीजिएगा। ओवल शेप को डैश्ड डिफाइन करना है, तो ये हो जाएगा एज। ठीक है, तो आप अगर यूजर से डेट ऑफ बर्थ एंटर कराते हो तो एज अपने आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट, राइट। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो कि एंटिटीज से रिलेटेड हैं। भाई एट्रीब्यूट्स होते किसके हैं? एंटिटीज के ही होते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए। इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज करके हमें ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर हम ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप एक बात और समझ पा रहे होंगे कि ईआर डायग्राम में एक ही एंटिटी तो नहीं होगी। अगर हम कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक से ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी। स्टूडेंट होगी एंटिटी, फैकल्टी होगी, कोर्स होगा, एडमिशन होगा, और भी बहुत सारी एंटिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वो एंटिटीज़ का आपस में कनेक्शन देखना है। तो हमारा थर्ड कंपोनेंट है रिलेशनशिप, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आया हो, कोई एक भी पॉइंट समझ में आया हो, वीडियो क्लियर हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।